जय हिंद प्यारे साथियों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, चीज़ों को भी रिवीजन कर रहे होंगे। तो हमने अपने पिछले क्लासेस में प्रश्नावली 6.1 को कर लिया था, साथ ही हमने प्रमेय 6.1 को भी कर लिया था। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 में। देखिए, प्रश्नावली 6.2 में आप सभी को दो कोण और पढ़ने होंगे। वो है समान एकांतर कोण, दूसरा है संगत कोण। देखिए, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं, या फिर तिर्यक रेखा वह है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा। मान लीजिए कि ए बी एक रेखा है और DC एक रेखा है। ये रेखाएं आपस में समांतर है। जब इन रेखाओं को एक अन्य रेखा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटती है, तो इसे बोला जाता है तिर्यक रेखा। यानी इसे हम एक नाम देते हैं P और Q। तो यहाँ पे P और Q क्या है? एक तिर्यक रेखा है। ठीक। अब देखिए, तिर्यक रेखा से बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। तिर्यक रेखा में जब देखिएगा, तिर्यक रेखा जब भी किसी रेखा को काटती है तो वहाँ पे चारों ओर कोण बनाती है। यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है, साथ ही यहाँ भी कोण बन रहा है AB पर। इसी प्रकार DC पर ए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, चारों ओर यहाँ पे कोण बन रहा है। अब इसी से हमें संगत कोण और एकांतर कोण ज्ञात होते हैं। देखिए, इसमें दो प्रकार के कोण बोलते हैं। यहाँ पे जो अंदर में बना उसको बोलते हैं अंतः कोण, जो इसके बाहर बना उसको बोलते हैं बाह्य कोण। मान लीजिए इसका हम नाम ले लेते हैं 1 2 3 4, साथ ही यहाँ पे 5 6 7 8 यह है। तो हम लोग एक एंगल 2 है ना, एंगल 6 और एंगल 5, इसको बोलते हैं हम लोग अंतः कोण। क्या बोलते हैं हम लोग? इसे अंतः कोण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अंतः कोण? क्योंकि यह अंदर में बढ़ रहा है। ये दोनों रेखाएं हैं और इसके अंदर में बढ़ रहा है, इसके इधर भी बन रहा है, इसके अंदर में बढ़ रहा है। अब देखिए 3 4 7 8, इसे बोलते हैं बाह्य कोण। एंगल 8, एंगल 3, एंगल 4, इसे हम लोग बोलते हैं बाह्य कोण। क्लियर? बाह्य कोण, अंतः कोण। देखिए बच्चा, कई बच्चे संगत कोण एकांतर कोण में कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, हम लोग एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ कंफ्यूजन ना करें, कोई भी चीज़ द्वंद्व ना रहे कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही। तो अंतः कोण समझ लिया हमने, बाह्य कोण को भी समझ लिया। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको ये भी नहीं आता है कि अंतः कोण क्या होते हैं, एक रेखा क्या होती है। एकदम आराम से, कुछ नहीं आ रहा है, जितना आ रहा है नहीं आ रहा है, एकदम सब कुछ भूल जाइए, एकदम आराम से समझिए। अब देखिए अंतः कोण क्या, अब अंतः कोण समझ लिए, बाह्य कोण समझ लिए। अब संगत कोण क्या होते हैं? देखिए, संगत कोण, यहाँ पे एक कोण बन रहा है एक, है ना, यहाँ पे एक कोण बन रहा है एक, और इसी के जैसा यहाँ पे कोण बन रहा है 1 8, है ना। तो यहाँ 1 और 8, ये दोनों कोण बराबर होंगे और इसी को हम लोग बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे, यदि हम लोग को यहाँ पे संगत कोण पूछे कि संगत कोण कौन कौन सा है, तो इसमें एंगल 1 और एंगल 8, ठीक ना, एंगल 1 और एंगल 8, कोण 1 कोण 8, ये दोनों कोण संगत है और एंगल 1 एंगल 8 के बराबर होगा। यानी जो यहाँ पे एंगल 1 का मान आएगा वही एंगल 8 का मान आप लोग लिख सकते हो। मान लीजिए हम एंगल 1 का मान आ गया 30 डिग्री, तो एंगल 8 इसके जगह पर भी 30 डिग्री आप लोग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण संगत कोण है और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। एंगल 1 और एंगल 8 है संगत कोण। इसी प्रकार एंगल, तो देखिए बच्चे, जब संगत कोण जब भी पूछा जाए तो देखिए एक रेखा बन रही है यहाँ, और इसमें पहले तो आपको लेना है अंतः कोण। अंतः कोण यहाँ पे 1 है और फिर लेना है बाह्य कोण। इसका अंतः कोण ये 1 हो गया, इसके अपोजिट में बाह्य कोण क्या हो गया? 8। तो यहाँ पे अंतः कोण बाह्य कोण, इसीलिए मैंने बताया था इसे बोलते हैं अंतः कोण, इसे बोलते हैं बाह्य कोण। इसी प्रकार देखिए इसका लीजिए, पहले तो बाह्य कोण लेते हैं, तो एंगल 4
अंदर कोण यानी एंगल 5 के बराबर होगा। तो एंगल 4 एंगल 5 बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों संगत कोण बन रहे हैं। इसी प्रकार एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 3 बाह्य कोण है, एंगल 6 अंतः कोण है। तो एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होगा। यहाँ पे बराबर लिख सकते हैं, इसे बराबर दे सकते हो, संगत कोण के माध्यम से बराबर होंगे। अब एक और ले लीजिए एंगल 2 यहाँ से ले लिए। अब एंगल 7 ले लेंगे, पहले अंतः फिर बाह्य। तो एंगल 2 और एंगल 7 बराबर होंगे। एंगल 2 एंगल 7 के बराबर होंगे। यह तो हो गया संगत कोण। संगत कोण क्या होता है? संगत कोण पहले तो लेंगे अंतः फिर लेंगे बाह्य, इन दोनों कोणों को बोलते हैं संगत कोण। देखिए संगत कोण यह बन रहा है, तो यहाँ पे पहले अंतः को ले लेंगे यहाँ से, और फिर समांतर रेखा पहले यहाँ पे अंतः को ले लिए और फिर यहाँ जो समांतर रेखा होगी उसके बाह्य को ले लेंगे उसी लाइन पे, तो हमारा वो संगत कोण हो गया। अब चलिए हम लोग जानते हैं एकांतर कोण क्या होते हैं। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चा, जब इसे आप समझोगे ना तभी एक्सरसाइज समझ में आएगा। एक्सरसाइज में आप लोगों को डायरेक्ट बता दूंगा कि यह कौन संगत कोण होते हैं, ठीक है। सिर्फ संगत कोण एकांतर कोण को समझ लीजिए। इसे मिटा देता हूँ। अंतः कोण और बाह्य कोण आप लोगों को यहाँ पे लिख लिया होगा आपने। देखिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं एकांतर कोण। दो प्रकार के एकांतर कोण होते हैं, एक तो होते हैं बाह्य एकांतर कोण और एक होते हैं आंतरिक एकांतर कोण। हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए एकांतर कोण वह होते हैं कि एक लाइन यह है, यानी हम लोग यहाँ से एक कोण ले रहे हैं, एक दो समांतर रेखाएं जा रही, यानी हम लोग इसमें यहाँ कोण ले रहे हैं, तो इसी लाइन पे इधर जो कोण बन रहा है पहले तो इधर सीधा को लेना है, फिर इसके विपरीत जो होगा वो एकांतरित कोण होगा। यानी देखिए पहले तो हम लोग अंतः देखते हैं, है ना। एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण क्या होंगे? अंदर में देखिए एंगल 2 एंगल 5 के बराबर होगा, है ना। एंगल 2 और एंगल 5 अंतः एकांतर कोण होंगे। इसी प्रकार एंगल 6 इसके विपरीत में एंगल 1 और इसके विपरीत में एंगल 6, एंगल 1 और एंगल 6 अंतः एकांतर कोण होंगे। अब दूसरा होता है बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण क्या होगा? पहले बाह्य यानी बाहर को लेना है, यानी इसमें यदि हम लोग 3 को लेते हैं बाहर, इसी लाइन पे बाहर में क्या बन रहा है? 8, यानी 3 और 8 एकांतर कोण है, बाह्य एकांतर कोण है। चूंकि इसी लाइन पे बन रहा है, इसमें इधर बन रहा है सीधा और फिर इसका उल्टा आ गया, यानी 3 और 8 बाह्य एकांतर कोण होंगे। इसी प्रकार 4 और 7 बाह्य एकांतर कोण होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने संगत कोण को समझ लिया, एकांतर कोण को समझ लिया, और पिछले प्रश्नावली में हमने शीर्षाभिमुख कोण को समझा था। हमने यह सिद्ध भी किया था कि एंगल 2 एंगल 4 शीर्षाभिमुख कोण है, एंगल 1 और एंगल 3 भी शीर्षाभिमुख कोण है। संगत कोण का मतलब क्या हुआ कि हम लोग 1 और 8 को बराबर दर्शा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। यदि हमारा इसका मान 30 आया तो इसका मान हम लोग 30 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों संगत कोण है और संगत कोण का मान बराबर होता है। इसी प्रकार एकांतर कोण का भी मान बराबर होता है। यहाँ पे 3 आया है, इसका मान 30 डिग्री आ रहा है, तो इसका भी मान हम लोग 30 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब एक तो होता है अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण हो गया ना, बाह्य एकांतर कोण, ठीक, दोनों हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं सह आंतरिक कोण। सह आंतरिक कोण वह होता है जिसमें एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसे आप लोग नोट भी कर सकते हो, यानी हम लोग इसे एक ही तरफ माने, यानी एंगल 1 और एंगल 5 को देखें तो एक ही कोण बन रहे हैं और इन दोनों का योग 180 के बराबर होगा। क्यों? कि योग क्यों 1 और 5 ये दोनों सह आंतरिक कोण है, ये दोनों सह आंतरिक कोण होते हैं। इसे भी नोट कर लेना।
में देखना है। लेकिन देखिए यह एक अंदर में यानी 1 और 5 मिलाकर 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार एंगल 2 और एंगल 6 मिलाकर 180 डिग्री होगा। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्नावली 6.2 को लगाइए। पहला प्रश्न दे रखा है आप सभी के सामने। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कह रखा है कि आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी है। यहाँ जो 2 लाइन दे रखी है उसका मतलब होता है समांतर। हमें एक आकृति दे रखी है और उसमें कह रखा है कि आपको x और y का मान ज्ञात करना है और उससे आपको बताना है कि ये जो रेखाएं हैं a और b वो सी डी के समांतर है ना। अब हमें तो यह पता लग रहा है कि ए और बी समांतर होगी, लेकिन हम लोग को यह सिद्ध करना है। दर्शाना का मतलब है हमें सिद्ध करना है। ठीक है। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे दे रखा है एक्स, यहाँ पे दे रखा है 50 डिग्री, यहाँ पे दे रखा है वाई और इसका मान दे रखा है 30 डिग्री, वाई और इसका मान दे रखा है 130 डिग्री। काफ़ी सरल क्वेश्चन है। यदि आप सभी को संगत कोण, एकांतर कोण अच्छे से पता है और शीर्षाभिमुख कोण, ये तीनों कोण अच्छे से पता है ना, तो ये क्वेश्चन एकदम हलवा है। कैसे देखिए यहाँ पे देखिए जो हमें दे रखा है ना, सबसे पहले लिख लीजिए हमें क्या दिया। देखिए हमें दिया है कि ए और बी 2 रेखाएं हैं। इस प्रकार लिख देना है, रेखाएं हैं तथा इसे हम लोग एक नाम ले लेते हैं क्यू आर। क्यू आर एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ए और बी 2 रेखाएं हैं तथा क्यू आर एक तिर्यक रेखा है। अब हमें सिद्ध करना है कि ए और बी समांतर है। नहीं, ए बी और सी डी समांतर है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध कि ए बी समांतर सी डी है। हमें यही सिद्ध करना है। अब हम लोग देखते हैं इसे प्रयोग में, प्रयोग करके देखते हैं कि क्या हम इसे सिद्ध कर पाते हैं। हमें दे रखा है कि यदि आप x और y का मान ज्ञात कर लोगे, x और y का मान ज्ञात करना है और यही हमें चाहिए। यदि हम लोग x और y का मान ज्ञात कर लिए तो इससे हम लोग a और b को समांतर, a b और c d को समांतर बतला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग यदि ध्यान से देखो तो कोण y और कोण 130 डिग्री, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। हमने प्रश्न पर में 6.1 में किया था कि यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसके शीर्षाभिमुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। तो हम लोग कोण y को 130 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोण y बराबर 130 डिग्री। क्यों लिखेंगे? यहाँ पे लिख देना है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए यहाँ पे हमारा y का मान आ गया 130 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल y और एंगल x ये दोनों कौन से कोण हैं? एकांतर, आंतरिक एकांतर कोण है। और इसी प्रकार यदि y का मान आ गया 130 डिग्री तो x का मान भी 130 डिग्री होगा। होगा? बिल्कुल होगा, 130 डिग्री होगा। एक और चीज़ भी कर सकते हो क्या? हम लोग जानते हैं कि एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। और यहाँ पे दे रखा है हमें एक कोण 50 डिग्री और यहाँ पे एक कोण x दे रखा है। यदि हम लोग 180 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 130 डिग्री। उस प्रकार भी से भी हमारा x का मान 130 डिग्री आ रहा है और एकांतर कोण से भी हमारा मान 130 डिग्री आ रहा है। जो भी लिख सकते हो, हम इसे लिख देते हैं कि एंगल y बराबर एंगल x। क्यों होगा? लिखेंगे आंतरिक एकांतर कोण, आंतरिक एकांतर कोण। ठीक है, इसे लिख देना। तो एंगल y एंगल x के बराबर है, यानी एंगल x का भी मान
130 डिग्री होगा। हमारा एंगल x का भी मान 130 डिग्री आ गया, एंगल y का भी मान 130 डिग्री आ गया। जब इन दोनों का मान 130 डिग्री आ गया है, यानी यहाँ पर भी मान 130 डिग्री आ गया, इसका भी मान 130 डिग्री आया है, यानी ये दोनों रेखाएं तो कभी आपस में मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं मिलेगी। और जब इसका मान अब बराबर आया इन दोनों कोणों का, तब AB और CD ये दोनों समांतर होगी। यहाँ लिख देना है, अर्थात AB समांतर CD है। इन दोनों का मान, चूंकि इसके आगे भी लिख दीजिए, चूंकि x बराबर 130 डिग्री तथा y बराबर 130 डिग्री है। क्लियर? हमने कैसे किया, हमें AB और CD दो रेखाएं दे रखी थी, एक तिर्यक रेखा दे रखी थी। तो हमने क्या किया, हमें ये दे नहीं रखा है कि AB और CD समांतर है, हमें x और y का मान ज्ञात करना है, उसके बाद बताना है कि AB और CD समांतर है। तो क्या करेंगे हम लोग, एंगल y और x को निकाल लेंगे। यदि एंगल x और y बराबर आए तो हम लोग AB और CD को समांतर बतला सकते हैं। तो हमने एंगल यहाँ से देखा है, एंगल y एंगल 130 के शीर्षाभिमुख कोण है, और हम लोग जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। तो यहाँ से एंगल y का मान आ गया 130 डिग्री। इसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि एकांतरिक कोण बराबर होते हैं, एंगल x एंगल y आंतरिक एकांतर कोण बन रहा है, और एंगल x एंगल y बराबर होगा। या फिर यहाँ पर एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर एक रेखा क्यू आर है, इस पर हमारा कोण 50 और x बन रहा है, या 180 के बराबर है। x को इधर आने चाहिए, 180 में से 50 हटा दीजिए। इस प्रकार भी हमारा कोण यहाँ से x का मान 130 डिग्री आ रहा है। तो x और y का मान 130 डिग्री है, AB और CD समांतर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को लगाइए। प्रश्न संख्या 2 को पहले आकृति बना लेते हैं। 3 समांतर रेखाएं दे रखी है, AB CD और EF बना लेते हैं, फिर इसे समझते हैं प्रश्न में क्या क्या रखा है। ये AB है, CD है, EF है, एक तिर्यक रेखा है। AB CD EF x y z, यहाँ पे x, फिर यहाँ पे बन रहा है हमारा y, और यहाँ पे बन रहा है z। AB CD EF। देखिए अब क्या कह रखा है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कह रखा है कि आकृति 6.29 में यदि AB है ना, AB CD के समांतर है और CD EF के समांतर है, x और y और z का मान हमें दे रखा है, और कह रखा है कि y अनुपात z बराबर 3:7 है। अनुपात का मतलब ये वैल्यू नहीं दे रखी, अनुपात और वैल्यू में अलग होता है। अनुपात होता है कि उसे सबसे छोटे से छोटा रूप में लिख दिया गया है। यहाँ पे 3 और 7 के जगह में कुछ भी आ सकता है ना, जैसे 6 या 18, 6 सते 42 हो सकता है ना, इसे छोटा करके लिखा गया अनुपात। तो x का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग x का मान ज्ञात करते हैं। यह भी काफी सरल प्रश्न है। लिखा है कि y अनुपात z बराबर 3:7 है ना, 3:7 है। तो हम लोग y को मान यहाँ लिखते हैं, माना कि y बराबर 3a और z बराबर 7a। हमने इसे एक मान लिया कि y का जो मान है 3a है, z का मान 7a है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर x y और z ये 3 तिर्यक रेखा पर कोण है। यहाँ पे AB CD के समांतर है, E और CD EF के समांतर है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि AB CD के समांतर और CD EF के समांतर है, तो AB और EF भी आपस में समांतर होगा, कह सकते हैं ना। एक के बराबर है और एक के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं और एक आपस में बराबर हो गए। हाँ, तो इसी प्रकार हम लोग AB और EF को भी समांतर कह सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि AB समांतर EF है, यदि AB
और ई एफ समांतर हैं तो इसके अंतः एकांतर कोण भी समांतर होंगे, यानी एंगल एक्स एंगल जेड समांतर, एंगल एक्स और एंगल जेड अंतः एकांतर कोण होंगे और अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी एंगल एक्स एंगल जेड के बराबर होगा। तो एंगल एक्स बराबर एंगल जेड, ठीक है। क्यों होगा, यहाँ लिखिएगा अंतः एकांतर कोण, ठीक है। ए बी और ई एफ में, ए बी और ई एफ में यानी यहाँ सी डी लिख दें, सी डी लिख देंगे तो वहाँ पर ए एक्स और यहाँ पे जो कोण आएगा वो एक अंतः एकांतर कोण, हमने इन दोनों में लिया है। इस पॉइंट को लिखना नहीं छोड़िएगा कि ये नहीं इसे छोड़ दें, जो जो चीज़ लिखा जा रहा है बोर्ड पे उसी सेम टू सेम आप लोग कॉपी में उतारते जाइए। इतना तक कर लें। अब देखिए हमने x और z को बराबर दिखा दिया, हमने यहाँ पे x का मान हमने और यहाँ पे z का मान 7a आया था, तो हम लोग x को लिख सकते हैं 7a लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि एंगल x और एंगल y ये दोनों क्या है, सह आंतरिक कोण है। हमने पढ़ा ना कि अंदर में पढ़ रहे हैं और सह आंतरिक कोण है, सह आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो एंगल x एंगल y का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। इसके बाद से लिखना है ना, इसके नीचे जो कॉपी में है उसके लिखेगा कि एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री सह आंतरिक कोण, ऐसे आप लोगों को कॉपी में लिख देना है। अब देखिए x का मान कितना है 7a, y का मान कितना है 3a, बराबर किसका होगा 180 के। 7a और 3a कितना हो गया, 7 और 3 10a, 10a बराबर 180। a का मान हमारा आ गया यहाँ से 118, हाँ 180 बट्टे 10 काटेंगे तो कितना आएगा, a का मान हमारा आ गया 18। a का मान ज्ञात हो गया, x y का मान z का मान x का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ से करते हैं, a का मान हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तो हमें चाहिए किसका मान, x का मान है ना। x का मान हमें क्या क्या रखा था, तो x का मान हम लोग कर सकते हैं यहाँ से, एंगल x बराबर कितना है 7a, तो एंगल x बराबर 7 गुने 18, 18 7 56 का 6 हाथ में 1, 56 का 6 हाथ में 5, 7 7 8 9 10 11 12 126 डिग्री, यानी कोण x बराबर आएगा 126 डिग्री का। क्लियर, देखिए चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। तो यहाँ तक समझ में आया, फिर समझिए हमें दे रखा था ए बी सी डी और ई एफ समांतर है, ए बी सी डी के समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है, तो ए बी और ई एफ भी समांतर होंगे। हमें x ज्ञात करना था, y अनुपात z दे रखा था 3:7, तो हमने y को माना 3a, z को माना 7a। यहाँ से हमने देखा कि एंगल x एंगल z अंतः एकांतर कोण बन रहे हैं, ए बी और ई एफ में एंगल x एंगल z अंतः एकांतर कोण बन रहे हैं और अंतः एकांतर कोण परस्पर बराबर होते हैं, तो हम लोग एंगल x एंगल z को बराबर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से एंगल x को एंगल z के बराबर लिख दिया, हमारा एंगल x का मान आ गया 7a। हमने देखा कि एंगल x एंगल a अंतः एक ही और अंतः कोण बन रहे हैं और एक ही और बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि वे दोनों सह आंतरिक कोण बनते हैं। तो सह आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री के बराबर किया, यहाँ से हमारा मान a का मान आया 18, हमने एक x के जगह में 18 को रखा, तो x का मान आ गया 126 डिग्री। प्रश्न संख्या 2 समझ में आया, वेरी गुड। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। संख्या 3 कह रखा है कि आकृति 6.30 में, आकृति पहले बना लेते हैं, यह रही हमारी आकृति 6.10, इसमें एक लंब डाला गया है, यहाँ से एक किरण निकल रही है जो इन दोनों के समांतर है, ठीक है, यही कह रखा है। इसका नाम है ए बी और इसका नाम है सी डी, इसे लिख लिए।
इसमें एक लंब डाला गया है एफ, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इसका नाम है जी। समझिए, कह रखा है कि आकृति 6.30 में ए बी और सी डी एक समांतर है ना, ए बी सी डी के समांतर है, जिसमें ई एफ सी डी पर लंब है, ई एफ यानी यहाँ पे ई होगा, ठीक है। ई एफ सी डी पर लंब है और आगे कह रखा है कि एंगल जी ई डी यह पूरा कोण बन रहा है 126 डिग्री। तो हमें एंगल ए जी ई एफ जी ई ज्ञात करना है। काफ़ी सरल प्रश्न है, एकदम आराम से समझिए, काफ़ी आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हमें देख रखा है इस पूरे कोण का मान 126 डिग्री, यानी हम लोग 180 में से 126 को घटा दें तो हमारा शेष कोण ज्ञात हो जाएगा ना। एंगल जी ई डी दे रखा है हमें 126 डिग्री, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी सरल रेखा पर लंब डाला जाता है तो लंब के दोनों ओर 90 डिग्री का कोण बनता है, इधर भी 90 इधर भी 90। हमें जी ई डी दे रखा है 126 डिग्री और यहाँ पे एफ ई डी का मान दे रखा है 90 डिग्री, यानी 126 में से 90 को घटा दें तो हमारा जी ई एफ एक कोण ज्ञात हो जाएगा। हमें जी ई एफ ए जी ई और एफ जी ई है ना, जी ई एफ ए जी हमें जी ई एफ यह कोण पूछ रखा है, ए जी ई यह कोण पूछ रखा है हमें, ये दोनों कोण पूछ रखे हैं, और एक कोण पूछ रखा है एफ जी ई ये तीनों कोण हमें पूछ रखे हैं, ये कोण। तो यहाँ ये कोण तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा। देखिए लिखते हैं कि यहाँ दिया है, क्या हमें दिया है, ए बी समांतर सी डी है और ई एफ लंब है सी डी पर। क्या ज्ञात करना है हमें, एंगल जी ई एफ ए जी ई एफ जी ई यही ज्ञात करना है। हम लोग लिखते हैं पहले एंगल जी ई डी। एंगल जी ई डी बराबर क्या होगा, एंगल जी ई डी बराबर होगा एंगल एफ ई डी प्लस एंगल एफ ई डी और एंगल जी ई एफ इसके बराबर होगा एंगल जी ई एफ, है ना। ये पूरा कोण दे रखा है, ये पूरा कोण किन किन कोणों से मिलकर बना होगा, यदि इसमें हम लोग इस कोण को जोड़ें और इस कोण को जोड़ें तो यह पूरा कोण हमें ज्ञात होगा। जी ई डी हमें क्या दे रखा है 126 डिग्री, जी ई डी प्रश्न में ही दे रखा है 126 डिग्री। एफ ई डी 90 डिग्री है यहाँ पे, तो बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल जी ई एफ, तो 90 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, 126 माइनस 90 बराबर एंगल जी ई एफ। 126 में से 90 घटाएंगे, 6 में से 0 गया तो 6, 12 में से 9 गया तो 3, एंगल जी ई एफ का मान हमारा आ गया 36 डिग्री। एक कोण हमारे ज्ञात हो गए, एंगल जी ई एफ हमें इसका मान आ गया 36 डिग्री, 36 डिग्री आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि एंगल ए जी ई यहाँ पे जो कोण बन रहा है और यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये दोनों कोण एकांतर कोण होंगे, ये दोनों कोण अंतः एकांतर कोण होंगे और अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। हमें इसका मान पता है ना, इसका मान कितना है 126 डिग्री, तो ए जी ई का मान भी 126 डिग्री होगा। लिखेंगे यहाँ से कि एंगल ए जी ई बराबर एंगल जी ई डी के बराबर होगा, जी ई डी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी, क्योंकि यह दोनों यहाँ लिखेंगे अंतः एकांतर कोण,
एकांतर कोण, ठीक है। तो एंगल AGE भी कितना होगा, 126 डिग्री। अब हमें क्या करना है, हमें दो कोण में ज्ञात हो गया, GEF ज्ञात हो गया, AGE ज्ञात हो गया, और हमें ज्ञात करना था एंगल FGE, हमें यह ज्ञात करना है। हमारा यह कोण आ रखा है 126 डिग्री। अब हम लोग पिछले प्रश्नावली में एक चीज पढ़े थे बच्चा, कि एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि उस पर ऋजु कोण बनता है, ऋजु कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यह एक सरल रेखा है, इस पर एक किरण निकल रही है, तो इसमें एक कोण हमें दे रखा है 126 डिग्री। तो एंगल AGE प्लस एंगल FGE, यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है और ये दोनों कोण, एंगल FGE बराबर होगा 180 डिग्री के। क्यों, यहाँ पे लिख देंगे कारण कि एक रेखा पर बने कोणों, सभी कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे रेखा कौन सी है, AB। तो AG का मान हमें दे रखा था 126 डिग्री, यहाँ से आया है, हमें FGE तो निकालना ही है, बराबर 180 डिग्री। 126 इधर प्लस का है तो इधर जाएगा तो होगा माइनस का, तो FGE बराबर 180 माइनस 126 घटाएंगे तो आएगा 54 डिग्री। तो यहाँ से हमें FG की मान आ गई 54 डिग्री, AG की मान आ गई 126 डिग्री, GEF की मान आ गई 36 डिग्री। हमें इतना ही याद करना था। चलिए, तो इस प्रश्नावली को यहीं तक तो अभी प्रश्नों को यहीं तक रहने देते हैं। आगे के प्रश्न हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग प्रश्न संख्या 4 से करेंगे। बताइए, इन प्रश्नों के किसी प्रकार का डाउट है? काफ़ी सरल प्रश्न है, पर इन चीज़ों को एक बार और रिवाइज कर दीजिएगा। देखिए, सिर्फ हेडफोन लगाने के सुनने से, हेडफोन लगा के सुनने से या फिर सिर्फ देख लेने से आप लोग बोलिए कि समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं। आप सभी को इसे कॉपी पर लिखना होगा, हमें संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, ठीक ना, इसे कॉपी में लिखिएगा। और संगत कोण एकांतर कोण ये नहीं कि बहुत हवा है कि इसे कैसे याद करेंगे। एकांतर कोण जब भी बोले तो इस यहाँ पे कोण बन रहा है, इसके विपरीत में यहाँ बनेगा। संगत कोण बोले तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है तो यहाँ पे सेम बनेगा उसके। यदि हम लोग यहाँ से आंतरिक ले रहे हैं तो यहाँ हम लोग बाह्य लेंगे। क्लियर? तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और अच्छे से समझा सकें आप सभी को और अच्छे से क्लियर बता सकें। तो और भारत फर्स्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो और न्यूज़ अपडेट्स की जानकारी आप सभी को मिलते रहे। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 में नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।